तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, यानी गोलीय दर्पण क्या होता है। हमने गोलीय दर्पण के बारे में आपको बताया था। उसके बाद गोलीय दर्पण से संबंधित जो चीज़ें थी, जैसे गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था। इवन मुख्य फोकस, फोकस दूरी, सारा चीज हम लोग उस वीडियो में पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। यानी आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, हम आपको बता दें कि इस साल हम यूपी बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों को मैथ और साइंस अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहे हैं शुरू से। जहां पर मैथ हमने 2 पार्ट खत्म कर दिया है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा सकते हैं और वहां पे देख सकते हैं। और जो साइंस है वो आपका पहला पाठ चल रहा है, जिसमें हम लोग गोलीय दर्पण तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उससे संबंधित जो नियम होते हैं, सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा जो इस साल यूपी बोर्ड का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग समझेंगे यहाँ पर गोलीय दर्पण द्वारा यहाँ पर प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के मुख्य 3 नियम। ठीक है, 3 यहाँ पर नियम लिख देंगे। यानी जब गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, तो जब प्रतिबिंब बनता है तो उसके कुछ नियम होते हैं और वो 3 नियम होते हैं। आपको इन तीनों नियमों को ध्यान में रखना होगा, तब जाकर आप बड़ी सटीकता से एग्जाम में चित्र बना पाओगे। नहीं तो आपका जो चित्र है वो गलत होना फिक्स है, अगर आपने इस 3 नियम को ध्यान नहीं दिया तो। अब देखिए, इन तीनों नियमों को हम बारी बारी से एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के मुख्य 3 नियम। तो गोलीय दर्पण जब बनता है तो उसके पीछे 3 नियम काम करते हैं, वो 3 नियम देख लीजिए। पहला नियम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए प्रथम नियम, यहाँ लिखेंगे प्रथम नियम। प्रथम नियम, प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, अगर कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो गोलीय दर्पण में आपका अवतल दर्पण भी आएगा और उत्तल दर्पण भी आएगा। तो हम साथ साथ में दोनों का चित्र बनाते हुए चल रहे हैं, यानी हम दोनों का चित्र बनाते हुए चल रहे हैं ताकि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझा पाए, कोई भी डाउट आपका न रहे। और अगर आप चाहते हो कि सर इसका नोट्स भी हमको दीजिए, तो नोट्स हम आपके कमेंट करने पर बना देंगे और उसके बाद आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, वो कैसे रहेगा, क्या रहेगा, अगर आप कहोगे तो फिर हम बनवा देंगे या बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रथम नियम, प्रथम नियम क्या है। यहाँ पर सबसे पहले इसका खींच लेते हैं, यहाँ पर ध्रुव, इसको बोलते हैं पी, मतलब ध्रुव है ये। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था ध्रुव क्या है। ऐसे यहाँ पर भी हमारा ये पी है, ये क्या है, आपका ध्रुव है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग खींचेंगे, ये हो गया हमारा यफ और ये हो गया सी, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका यफ और ये हो जाएगा आपका सी। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा हमारा, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे कि हमने पी क्या बताया था आपको, यफ क्या बताया था और सी क्या बताया था। फिर भी इसका नाम हम लोग एक बार और बता देते हैं। यफ जो है आपका वो है मुख्य फोकस, और जो सी है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। तो प्रथम नियम क्या था उस पर ध्यान दीजिए। प्रथम नियम ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर, किसके मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण के। तो यहाँ पर परिभाषा क्या बनेगा, पहले का गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर
चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यानी दर्पण से जब टकराती हैं तो परावर्तन होता है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो जो दर्पण होगा वो दर्पण होगा आपका अवतल, अवतल दर्पण। और यहां पर जो दर्पण होगा वो होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर गोली दर्पण के चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। अब बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण का। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से जाती हुई कैसे प्रतीत होंगी? देखिए, यह है उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण का काम होता है प्रकाश किरण को फैला देना। तो ये क्या करेगा? प्रकाश किरण को फैलाएगा। तो ये प्रकाश किरण को फैला दिया। आप जानते हो कि ये जो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र है उत्तल दर्पण में वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है। मतलब ये रियल में नहीं होता, ये बस आपको बताने के लिए बता दिया गया है कि देखिए यहाँ पर एफ होता है और यहाँ पर सी होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर हमने ब्लॉक कर दिया है। जब ब्लॉक कर दिया है तो प्रकाश उस पार जा ही नहीं पाएगा, और जब जा ही नहीं पाएगा तो ना तो एफ है ना तो सी है, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम इसको काल्पनिक तौर पर भी माने तो हमको ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो प्रकाश किरण ऐसे जा रही है ये कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं इस मुख्य फोकस से होकर ऐसे निकल कर ऐसे जा रही है। तो परिभाषा बना कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होते, यानी मुख्य फोकस से होकर आ रही है ऐसा प्रतीत होता है। तो जाती हुई जो होती है वो तो अवतल दर्पण में होता है, और जो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है वो आपका उत्तल दर्पण में होता है। तो पहला नियम क्लियर हो गया। ये था आपका प्रथम नियम। हमने आपको चित्र के द्वारा एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने का कोशिश किया है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाओगे। अगर आप चाहते हो कि इसका हम लिखित में भी कुछ दें आपको, तो आपको बताना पड़ेगा हमको कि सर इसको लिखित में भी दीजिए, तब हम उसके ऊपर काम करेंगे। उसके बाद फिर आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए, बाकी आप समझ रहे हो ये हम उम्मीद करते हैं आपसे। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देंगे, उसके बाद चलेंगे दूसरे नियम पर। चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे वाले नियम पर। हमारा दूसरा नियम क्या कह रहा है आपका? दूसरा नियम यहाँ पर लिख देते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, द्वितीय नियम। ठीक है, द्वितीय, यहाँ पर नियम। द्वितीय नियम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बना देते हैं दोनों दर्पण। ये है आपका अवतल दर्पण और ये वाला है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, ये आपका कौन सा दर्पण है? ये है आपका अवतल दर्पण। यहाँ पे लिख भी देते हैं अवतल दर्पण, और ये है आपका उत्तल दर्पण। अब देखिए, यहाँ पर हम पहले इसको ध्रुव और ये सभी जो चीजें होती हैं इसको हम लोग यहाँ पर दर्शा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ये सारी चीजें हम लोग दर्शा देंगे। ये हो जाएगा आपका P मतलब ध्रुव, और ये हो जाएगा मुख्य फोकस, और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र, और यहाँ पर भी हो जाएगा ये P, ये F, और ये हो जाएगा C। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर दूसरे नियम में, दूसरा नियम पहले नियम का जस्ट उल्टा है। कैसे? देखिए, दूसरा नियम ये कहता है कि अगर गोलीय दर्पण में प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, गोलीय दर्पण में प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं
या मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब यहाँ पर कोई प्रकाश किरण है, मुख्य फोकस से होकर ऐसे जा रहा है, और यहाँ पर कोई प्रकाश किरण है जो मुख्य फोकस की ओर जा रहा है। देखिए, एक मुख्य फोकस से होकर जा रहा है, दूसरा मुख्य फोकस की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर कहता है कि कोई प्रकाश किरण अगर मुख्य फोकस से होकर जाता है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण में, वो भी अवतल दर्पण में, मुख्य फोकस से होकर जाती है तो यहां पर दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। अब बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर आ रही है, चूंकि आपको हमने बताया एफ और सी यहाँ पर वास्तविक तो है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग कल्पना कर लेते हैं कि यह मुख्य फोकस की ओर ऐसे आ रही है। तो कोई भी प्रकाश किरण अगर उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर आ रही है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर। चलिए, यहाँ पर बीच में आपको आवाज नहीं आ रही होगी क्योंकि सेल खत्म हो गया था, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे, हम ये बता रहे थे कि अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण अगर मुख्य फोकस से होकर जाती है तो अपवर्तन सॉरी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। और यहीं अगर कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है या मुख्य फोकस की ओर आ रही है तो दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो यही नियम दूसरा वाला था, हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया। चलिए, इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर इरेज और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट और तीसरा नियम और सबसे सरल भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो हालांकि तीनों हैं। तृतीय नियम, तृतीय नियम तो सबसे पहले हम लोग इसका चित्र बनाएंगे। तो आप बताइए ये किसका चित्र बन रहा है। यहाँ पर ये बन रहा है अवतल दर्पण का, ठीक है। और ये वाला किसका बन रहा है, उत्तल दर्पण का। हमने आपको इसका दूसरा भी नाम बताया था। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका जो दूसरा नाम है इसका अवतल दर्पण का। तो अवतल यहाँ पे लिख देंगे, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का दूसरा जो नाम है वो है अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण का जो नाम है वो है अपसारी दर्पण। यहां पर हो जाएगा आपका मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर, यहाँ पर, फिर यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। हमने रेखा खींचकर इसको मतलब बिंदी लगाकर बता दिया कि ये आपका P है, ये आपका F है और ये C है।
ये P है, ये F है और ये C है। तो इस तरीके से ये हमारा आपका ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, चलिए, लगता है आवाज नहीं आ रही। चलिए, यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा, हमको लगा आवाज नहीं आ रही। तो यहाँ पर जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है? तीसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो अपना मार्ग नहीं बदलती। दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो अपना मार्ग नहीं बदलती, बल्कि वो पुनः अपने मार्ग पर ऐसे वापस लौट जाती है। किसमें? अवतल दर्पण में। यानी अवतल दर्पण में अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वो अपना मार्ग चेंज नहीं करती। परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात वो वापस क्या होता है? अपने मार्ग पर लौट जाती है, ऐसे लौट जाती है। ठीक है, अगर इसमें देखें तो वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रकाश की किरण, यानी वक्रता केंद्र यहाँ है, इसकी ओर ऐसे कोई प्रकाश किरण आ रही है, तो वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तन होगा, और जब परावर्तन होगा तो परावर्तन जब होगा तो ये वापस परावर्तित होकर अपने मार्ग पर क्या करती है? लौट जाती है। यानी उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस अपने मार्ग पर लौट जाती है। जैसे इसमें लौट जाता है, ऐसे इसमें भी ये अपने मार्ग पर लौट जाती है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज। ये 3 नियम था, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पर इरेज कर देंगे। चलिए, यहाँ पर हमने इसको इरेज कर दिया। अब चलते हैं, इन तीनों नियमों की सहायता से पहले हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग बारी बारी से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हेडिंग हमारा होगा यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, यानी हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में देखिए 6 कंडीशन होता है, और 6 कंडीशन को हम लोग पढ़ेंगे। और उत्तल दर्पण में कितना होता है? 2 कंडीशन। तो 6 कंडीशन इधर और 2 कंडीशन उधर, कुल 8 कंडीशन हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरा धैर्य से बने रहिए। आज अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो जो प्रतिबिंब का बनना है वो पूरा का पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रथम नियम यानी प्रथम आपका क्या करते हैं? स्थिति देखते हैं। प्रथम स्थिति का मतलब क्या होता है? या हम इसको मिटाकर वस्तु की स्थिति लिखेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम द्वितीय लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। हम लोग वस्तु की स्थिति लिखेंगे ताकि आपको समझ आए कि हाँ, हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले यहां पर जो पहला कंडीशन है वो क्या है? जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है। अच्छा, जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यही आपसे पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तब यहां पे लिख देंगे तब क्या? तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सबसे पहले हम लोग चित्र बनाकर डिसाइड करेंगे, उसके बाद नीचे लिख देंगे कि इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले चित्र बनाते हैं। तो चित्र बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? अवतल दर्पण बनेगा। तो यहाँ पर हमने एक बहुत ही प्यारा सा अवतल दर्पण बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग खींचेंगे ध्रुव, यहाँ पर मुख्य फोकस, यहाँ पर वक्रता केंद्र। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका P है, मतलब ध्रुव है। अब हम लोग करेंगे क्या, वस्तु को अनंत पर रखेंगे। तो देखिए, अनंत पर अगर कोई वस्तु रखे हैं आप और वहां से कोई प्रकाश किरण चलकर दर्पण से टकराता है, तो माना यह जाता है कि अनंत से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। मुख्य अक्ष के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं कोई वस्तु आपने रख दिया। देखिए, पुरानी वाली जो किताब थी, जब एनसीईआरटी लागू नहीं हुआ था, उससे पहले जो किताब थी उसमें जो आपका चित्र बन रहा था वो कहीं और बन रहा था, और जो आज की किताब है जिसमें आपका एनसीईआरटी शामिल हो गया है, इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है इसमें थोड़ा सा अलग बन रहा है। मतलब वही है दोनों का, लेकिन थोड़ा सा शब्द चेंज कर दिया है। देखिए, यहां पर क्या करेगा, यहां पर कोई प्रकाश किरण है और कोई प्रकाश किरण है, वो क्या करेगा, इस तरीके से चलेगा। चलेगा इस तरीके से, यहां से प्रकाश किरण ऐसे चला और मुख्य फोकस से टकराया। जब मुख्य फोकस से टकराया तो टकराने के पश्चात क्या हो गया, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। दूसरा नियम याद करिए, दूसरा नियम हमने यही बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से टकराएगी, दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होगा, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब यहां पर क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक प्रकाश किरण ऐसे चला मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर चलने वाला जो प्रकाश किरण है वो क्या होगा, वो आपका मुख्य फोकस से ऐसे होकर चला जाएगा। ठीक है, जब होकर चला जाएगा तो ये दोनों आपस में काट कहाँ रहे हैं, मुख्य फोकस पर। और जब ये मुख्य फोकस पर एक दूसरे को काट रहे हैं तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। यानी हम जब आपको प्रतिबिंब पढ़ाए थे तो हमने आपको प्रतिबिंब के दो प्रकार बताए थे, एक बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब और एक बताए थे आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहां पर जब कोई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात यानी परावर्तन के पश्चात वास्तव में कहीं मिलती हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्रकाश किरणें यहाँ एक दूसरे से टकरा रही हैं। तो जो पुरानी वाली किताब में था वो ये था कि मुख्य अगर कोई वस्तु हम अनंत पर रखते हैं तो अनंत से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, और समांतर प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो मुख्य फोकस पर एकत्रित होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य फोकस पर बनेगा। ठीक है, अब देखिए वस्तु बहुत बड़ा है, अनंत से जो वस्तु अनंत पर स्थित होता है वो बहुत बड़ा है। जैसे जो तारे होते हैं माना जाता है कि वो अनंत दूरी पर स्थित हैं, तो वो क्या है, बहुत बड़े हैं। कहा जाता है कि जो तारे हैं वो सूर्य से भी बड़े हैं, काफी दूर होने की वजह से वो हमें इतने छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो ये वस्तु है ये काफी दूर है, काफी दूर है, तो ये बहुत छोटी दिखाई देगी और वहां का जो प्रतिबिंब बनता है वो भी कितना बनता है, बहुत छोटा बनता है। यानी यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। कहाँ पर, मुख्य फोकस पर। तो देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को हम लोग अगर अनंत पर रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आपका जवाब ये होगा कि कोई वस्तु अगर अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वस्तु से बहुत छोटा दर्पण के सामने वास्तविक बनता है। वास्तविक व उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। अब देखिए, जो पुरानी वाली किताब था उसमें क्या लिखा था उसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। पुरानी वाली किताब ये मानकर चलती थी कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य फोकस अथवा फोकस तल में बनेगा। फोकस तल क्या होता है कि अगर आप क्या करें, मुख्य फोकस पर ऐसे अभिलंब डाल दें। ठीक है, मुख्य फोकस पर ऐसे अभिलंब डाल दें तो यहाँ पर जो नीचे बनता है उसको बोलते हैं फोकस तल। तो पुरानी वाली किताब में क्या मानता था कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा या तो वो फोकस पर बनेगा या फोकस तल में बनेगा। लेकिन जो नई वाली किताब है उसमें क्या कहा कि अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो फोकस तल में बनेगा, फोकस पर नहीं बनेगा। ऐसा उसने काट दिया, मतलब फोकस पर नहीं बनेगा। लेकिन दोनों हम मान के चलेंगे, फोकस या फोकस तल में बनता है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा कि अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब
मुख्य फोकस अथवा फोकस तल में वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु बहुत बड़ा है, इससे बहुत छोटा बिंदु के आकार का दर्पण के सामने बनता है। बात समझ में आई? जो हमने बोला वो चित्र में आपको देख कर ही बोला, यानी हम चित्र देखते गए और बताते गए कि वस्तु की स्थिति कैसी है। अब हम इसी को लिखेंगे, ठीक है? तो यहां पर हम लोग लिख देंगे प्रतिबिंब की स्थिति। यहां पर लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है? प्रतिबिंब की स्थिति। अब हो सकता है, देखिए, हो सकता है कि आपके किताब में जो हम ये चित्र बनाए हैं उससे मैच ना करता हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो प्रकाश किरणें हैं। जैसे हमने यहाँ पर मुख्य फोकस से होकर गुजारा, तो यहाँ पर हो सकता है वो एक प्रकाश किरण और ऐसे गुजारे, ठीक है? तो यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है? यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेज दिया और एक मुख्य फोकस से होकर गुजार दिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये दूसरे एक दूसरे को यहाँ काट रही हैं। अच्छा, अगर सही मायने में देखें तो यहाँ पर भी एक दूसरे को काट रही हैं। अगर सही सही चित्र बनता तो ये जो यहाँ हम देख रहे हैं मुख्य फोकस से थोड़ा इधर काट रहा है, ये जो है ये कहाँ काटता, तब ये यहाँ पर काटता, ठीक है? तो हम इसको ऐसे मिला देते और कहते कि मुख्य फोकस तल में बना है, ठीक है? इसीलिए हमने आपको जब बताया तो ये बताया कि जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो मुख्य फोकस अथवा फोकस तल में बनता है, ठीक है? तो यहाँ पर एकदम सटीक, जैसे नाप के एकदम खींचते, पूरी तरीके से मेजरमेंट करके खींचते, तो ये जो प्रतिबिंब यहाँ जो काट रहा है वो यहाँ ना काट कर यहाँ काटता। बात समझ में आई? चलिए प्रतिबिंब की स्थिति लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, लिखेंगे अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है? अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, यहां पे लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक। उसके बाद उल्टा। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी वास्तविक आएगा तो उसके साथ उल्टा आप जरूर ऐड कर दीजिएगा जब आप प्रतिबिंब बना रहे हो तब। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का दर्पण के सामने बनता है, ठीक है? दर्पण के सामने बनता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमने क्या लिखा प्रतिबिंब की स्थिति में? प्रतिबिंब की स्थिति से मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब एक्चुअल में बन कहाँ रहा है, उसका पोजीशन क्या है। तो प्रतिबिंब की स्थिति में हमने आपको बताया कि अगर अनंत पर कोई वस्तु आप स्थित करते हो तो अनंत पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा बिंदु के आकार का दर्पण के सामने बनता है। कहाँ बनना है? देखिए दर्पण के सामने बनना है। कैसा बन रहा है? वास्तविक उल्टा मुख्य फोकस अथवा फोकस तल में बिंदु के आकार का बन रहा है, मतलब वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है। तो ये हमारा पहला वाला नियम या पहला वाला स्थिति कंप्लीट हो चुका कि जब आप अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। उम्मीद करते हैं आप इसे समझे होंगे। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज, फिर बढ़ जाते हैं अपने अगले आपके स्थिति पर। इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है? देखिए स्थिति नंबर दो, स्थिति नंबर दो। तो स्थिति नंबर दो क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए यहां पर स्थिति नंबर दो है कि जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच
रखा जाता है तब, जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तब। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि अनंत पर वस्तु स्थित होती है, धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, उसको दर्पण के पास लाते हैं और देखते हैं कि वस्तु के प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर पहले अनंत पर था, अब अनंत से थोड़ा पास ला दिए, कहाँ पर, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। बात समझ में आई। अब इसका हम लोग चित्र बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आपका, ये है आपका अवतल दर्पण, जिसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अभिसारी दर्पण। तो आप ध्यान रखिएगा इसका। ये P है, P बोले तो ध्रुव, ये F है और ये है आपका मान लेते हैं C। ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, किया ये जा रहा है कि वस्तु पहले अनंत पर था, लेकिन अब उसको थोड़ा पास लाया गया। पास लाया गया, कितना पास लाया गया, इधर अनंत है, देखिए वक्रता केंद्र से इधर जब चलेंगे तो ये अनंत हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इधर अनंत है, ये वक्रता केंद्र है, इन्हीं के बीच में वस्तु को रखा गया है। तो यहाँ पर जब वस्तु को रखा गया है तो इससे चलने वाली प्रकाश किरण मान लेंगे पहला मुख्य अक्ष के समांतर है। जब ये मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर ऐसे गुजर जाती है। तो इसको हमने मुख्य फोकस से होकर गुजार दिया। दूसरा क्या है कि प्रकाश किरण को हम वक्रता केंद्र से होकर ऐसे गुजार दिए। तो आप जानते हो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जब गुजरता है तो दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद परावर्तन होगा, लेकिन ये अपने मार्ग को परावर्तित होने के बाद बदलता नहीं है, ये अपने मार्ग पर ही ऐसे लौट जाएगा। ठीक है। तो जो जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यानी एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं, यहां पर, तो यहीं इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो मुख्य अक्ष से इसको ऐसे मिला देते हैं। तो अगर हम इसका नाम रख दें ए और इसका नाम रख दें बी, तो ये जो बनेगा ये बनेगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे रखा था वो तो वस्तु था, ये क्या है आपका, ये वस्तु है, और ये जो बना ये क्या बना, उसका प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब बना। अब चित्र को देखकर आप और हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, कैसे बना, क्या हुआ, सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। तो अब आपका जो हेडिंग होगा वो होगा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति। अब ये जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कैसे डिसाइड होगा, चित्र को देखकर। तो यहां पर देखिए, जब हमने वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बना। कहाँ बना, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। कैसा बना, वस्तु से बहुत छोटा बना, यानी यहाँ पर वस्तु बहुत बड़ा था, यहाँ पर प्रतिबिंब छोटा बना। तो यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु से छोटा बना, कहाँ बना, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बना। कैसा बना, तो उल्टा बना। देखिए यहाँ पर ये सीधा खड़ा हुआ है, ऐसे सीधा खड़ा हुआ है, लेकिन ये ऐसा क्या हो गया, ऐसे उलट गया। मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बना। कहाँ बना, दर्पण के सामने बना। ठीक है। तो किनके बीच बना अगर पूछेगा तो वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच आपका बता दीजिएगा आप। किसके सामने बना, तो दर्पण के सामने बना। कैसा बना, बड़ा बना कि छोटा बना, तो ये छोटा बना, किससे, वस्तु से। ठीक है। तो इस तरीके से हमने चित्र देखकर निष्कर्ष निकाल दिया। अगर हम इसको एक शब्दों में कहें तो कैसे कह सकते हैं, अगर किसी वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है, दर्पण के सामने बनता है। ये हमारा पूरा का पूरा निष्कर्ष निकला। अब इसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, वक्रता
केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस के बीच कामा लगाकर फिर लिखेंगे वास्तविक व उल्टा दर्पण के सामने, दर्पण के सामने वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो क्या है आपका, तो यहाँ पर है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच कैसा बनता है, वास्तविक व उल्टा दर्पण के सामने बनता है, वस्तु से कैसा होता है, छोटा होता है। बात समझ में आई? तो ये हमारा दूसरा कंडीशन था जब हमने वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आगे तीसरा कंडीशन है, इसको हम लोग यहां पर मिटा देते हैं, इसको हम लोग यहां पर करेंगे इरेज। और आप अगर हमारे साथ चित्र बनाते हुए चल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका टॉपिक कवर हो रहा होगा। इससे एक प्रश्न हमेशा पूछा ही लेता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन देखते हैं। कंडीशन नंबर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है। ये जो तीसरा है, अगर आप हमसे पूछेंगे कि इन 6 में से 6 कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, 2 कंडीशन पढ़ चुके हैं, अभी 4 ठो बचा है, लेकिन ये जो तीसरा हम पढ़ा रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब होता है। क्यों? क्योंकि इससे प्रश्न हर साल आपका पूछता है। हर साल कैसे प्रश्न पूछता है, जब पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे उसके बाद हम आपको याद दिलाएंगे, ठीक है, सवालों के माध्यम से। तो यहाँ पर तीसरा कंडीशन क्या है, जब वस्तु को, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तब, यानी अगर आप किसी वस्तु को और आगे थोड़ा खिसकाओ तो क्या आता है, वक्रता केंद्र, और उसी पर आप वस्तु को रख दो। यानी जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले चित्र के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे, यहाँ पर उसके बाद लिखेंगे। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। तो चलिए, ये हो गया हमारा ध्रुव, ये हो गया आपका मुख्य फोकस, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देते हैं क्योंकि इसका काम है। अब देखिए हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, तो हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र पर अगर हम ऐसे रख दें इस तरीके से, तो वक्रता केंद्र पर अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो यहाँ से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, दर्पण से टकराएगी, दर्पण से टकराएगी तो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। तो यहाँ पर मुख्य फोकस से होकर ये निकल गई। अब एक प्रकाश किरण को हम मुख्य फोकस से ऐसे गुजारते हैं। अब ये जो प्रकाश किरण है ये दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर हो जाएगा। जब ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा तो यहाँ पर ये एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, एक दूसरे को देखिए यहाँ पर काट रहा है, ठीक है, एक दूसरे को यहाँ पर काट रहा है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहीं पर बनेगा। तो अगर हम इसको मुख्य अक्ष से मिला दें तो देखिए ये ऐसे मिलता है, ठीक है। हमारा जो चित्र है एकदम परफेक्ट नहीं बना है, अगर परफेक्ट बनता तो ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा और आगे आ जाता, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा कि कैसे बनेगा। चलिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये हमारा वस्तु है जिसका नाम हमने रखा ए और बी। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कौन सा बना, बना आपका ए डैश और बी डैश। इस तरीके से हमारा क्या बन गया,
प्रतिबिंब बन गया। तो अगर हम लोग देखें तो चित्र को देखकर हमको क्या समझ में आता है? चित्र को देखकर हमको यही समझ में आता है कि अगर आप किसी वस्तु को अवतल दर्पण में उसके वक्रता केंद्र पर रखते हो तो वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यानी किसी वस्तु को अगर अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु की बराबर लंबाई का बनता है। वक्रता केंद्र पर बनेगा, वस्तु की बराबर लंबाई का बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने बनेगा और वास्तविक होगा और उल्टा होगा। बात समझ में आई? यानी दर्पण के सामने जब बनता है तो वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। यानी अगर किसी वस्तु को आप वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, वस्तु के बराबर लंबाई का बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। बात समझ में आई? तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, लिखने वाले हैं। अगर आप चित्र को ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि हम कह क्या रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे? वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर। तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर लंबाई का, वस्तु के बराबर लंबाई का वास्तविक, कामा देकर उल्टा, ठीक है, वास्तविक उल्टा व दर्पण के सामने बनता है, वह दर्पण के सामने बनता है। ये हमने लिख दिया। यानी जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर लंबाई का बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा होता है, दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीसरा कंडीशन समझ लिया। ये पेपर में हर साल कहीं ना कहीं इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है, चाहे आपका 20 नंबर का बहुविकल्पी हो, चाहे आपका 2 नंबर का या 4 नंबर का हो, ये प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, जब हम लोग सवाल लगाएंगे, इसका 2-4 सवाल भी तो लगाने हैं चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। तो जब सवाल लगाएंगे तो इसकी महत्ता हम आपको वहां समझाएंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने समझाया, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसको हम लोग यहाँ पर कर देंगे इरेज, फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए कंडीशन नंबर चौथा, चौथा कंडीशन क्या करा है आपका? अब हम लोग वक्रता केंद्र से आगे बढ़ेंगे। पहले कहां पर थे? अनंत पर, फिर उससे पास आए तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आ गए, फिर वक्रता केंद्र पर आ गए। अब वक्रता केंद्र से आगे बढ़ेंगे, वक्रता केंद्र से आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस। तो अब हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखने वाले हैं। तो लिखेंगे जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तब, ठीक है, तब, यानी जब वस्तु को क्या किया जाता है? वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तब। तब क्या होता है चित्र के माध्यम से पहले समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं
अवतल दर्पण का चित्र एकदम बेहतरीन तरीके से आप भी हमारे साथ पेन पेपर लेकर बनाते चलिए, ताकि आपको भी एकदम हमारे साथ समझने में मतलब कि आसानी हो। उसके बाद जब दूसरी बार आप पढ़ोगे तो आपका वो रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका, मान लेते हैं सी, यानी ये हो गया वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव। अब हम लोग वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? हम लोग वस्तु को रख रहे हैं वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो चलिए वस्तु को हम लोग कहाँ रख देते हैं? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो यहाँ पर हमने वस्तु रख दिया। अब ये जो वस्तु है, यहाँ से एक प्रकाश किरण डालेंगे जो मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर होगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जब चलती हैं, दर्पण से टकराती हैं, मुख्य फोकस से होकर ऐसे गुजरती हैं। दूसरी प्रकाश की किरण हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर वक्रता केंद्र से होकर डालेंगे। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से होकर तो प्रकाश किरण अभी जा नहीं सकती, तो हम लोग मुख्य फोकस से होकर ऐसे प्रकाश किरण ऐसे डालेंगे। जब मुख्य फोकस से होकर प्रकाश किरण डालेंगे तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? ऐसे समांतर हो जाएगा। जब ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ऐसे समांतर खींच देंगे। तो जब ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा तो जहां एक दूसरे को काटेगा वहीं पर क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पर काट रहा है तो इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ऐसे मिला देंगे। तो अगर मानेंगे कि हमारा जो वस्तु है वो कैसा है? ए है और बी है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बी डैश और ए डैश होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने चित्र बना दिया। अब चित्र से ही सारा कुछ निष्कर्ष निकालना है। तो चलिए निष्कर्ष निकालते हैं। हमने निष्कर्ष क्या निकालना है कि जब वस्तु को आप वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं, तो जब आप वस्तु को वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। क्योंकि आप जानते हो वक्रता केंद्र से इधर की जो दूरी होती है वो आपका अनंत होता है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बना। वस्तु से बड़ा बना। वस्तु से क्या बना? बड़ा बना। वास्तविक बना, उल्टा बना और दर्पण के सामने बना। यानी अगर आप किसी वस्तु को वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखते हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक इसलिए क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद उल्टा बना, दर्पण के सामने बना। तो यही चीजों को हम लोगों को लिखना होता है पेपर में। तो चलिए हम भी लिख देते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति। यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे? वस्तु का प्रतिबिंब। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वक्रता केंद्र, वस्तु से बड़ा के बाद लिख देंगे दर्पण के सामने। दर्पण के सामने, दर्पण के सामने हो गया, वस्तु से बड़ा हो गया। ठीक है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, दर्पण के सामने, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। या वक्रता केंद्र तथा, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति में क्या करेंगे? वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। तो ये हमारा रहा चौथा कंडीशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग लिखकर चित्र के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से आप समझते हुए चलिए। ठीक है, बोर्ड पेपर में ये सारी चीज़ें बड़ी काम की होती हैं। इसको हम लोग इरेज करेंगे और दो कंडीशन और रह गए हैं, उसको भी हम लोग क्या करेंगे? जल्दी से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको हम लोग कर देंगे इरेज।
चलिए अगला जो हमारा है वो क्या है आपका, वो थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने से मतलब ये है, कंडीशन नंबर 5। अब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच आ गए, तो उससे आगे जब बढ़ेंगे तो मुख्य फोकस पड़ता है। तो अब वस्तु को हम लोग मुख्य फोकस पे रखेंगे, तो लिखिए, जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है, जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तब, तो अगर आप किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रख दोगे तो क्या होगा। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हो गया आपका ध्रुव P, ये हो गया F जहां वस्तु को रखना है, ये हो गया आपका C। ठीक है, यहाँ पर F हो गया, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे, अब आपको दिख रहा होगा बेहतरीन तरीके से। अगर आपको दिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मतलब आपको सही समझ में नहीं आ रहा, तो आप वीडियो क्वालिटी को थोड़ा और बढ़ा सकते हो। ठीक है, यूट्यूब का सेटिंग होता है, वहां पर वीडियो के इधर कॉर्नर में देखोगे तो सेटिंग लिखा रहता है, उस पर दाब कर एडवांस में जाकर वीडियो की सेटिंग आप 360 पर रहता है, उसको 480 कर सकते हो, 720 कर सकते हो, या 1080 कर देना। 1080 पर आपको एकदम परफेक्ट दिखेगा। अगर आपको दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तब, नहीं प्रॉब्लम हो रही है तो जिस पर आप देख रहे हो एकदम बेहतरीन तरीके से देखिए और सीखते हुए चलिए हमारे साथ। अब देखिए, वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, वस्तु को रख रहे हैं आपका मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर प्रकाश किरण ऐसे हम लोग डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें क्या होती हैं, दर्पण से टकराने के पश्चात ऐसे मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। तो ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर चली गई। एक प्रकाश किरण हम लोग यहाँ पर डालेंगे वक्रता केंद्र से। तो आप जानते हो वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण जाती तो है, दर्पण से टकराती भी है, परावर्तन भी होता है, लेकिन अपना मार्ग नहीं बदलता। ये टकराकर वापस क्या करेगा, लौट आएगा। तो ये प्रकाश किरण गया, टकराया, टकराकर वापस लौट रहा है। जब लौट रहा है तो ये इधर भी आएगा, ऐसे इधर आएगा, तो इस तरीके से ये इधर जाने लगा। तो माना जाता है कि ये जो प्रकाश किरण जा रही है, ये एक दूसरे को मिलेगी। कहाँ मिलेगी, अनंत पर मिलेगी। ठीक है, मिलेगी जरूर, ये एक दूसरे के समांतर नहीं होता, इधर समांतर होगा, लेकिन ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं मिलेंगी को बोल देता है वो अनंत पर मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी, अनंत पर। तो यहाँ पर अगर हम बोलें कि मान लेते हैं ये प्रकाश किरणें इधर मिलेंगी, तो प्रतिबिंब ऐसे बड़ा सा बनेगा। प्रतिबिंब इसका क्या होगा, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर हम एक लाइन और खींच देते हैं, ऐसे प्रतिबिंब ऐसे बड़ा सा बनेगा। जब ये प्रतिबिंब बड़ा सा बनेगा तो कैसा बनेगा, सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर, यानी वक्रता केंद्र से इधर की जो दूरियां हैं वो अनंत हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर बना। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। वास्तविक और उल्टा होगा, कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा, और दर्पण के सामने बनेगा। बात समझ में आई, कैसे, अगर किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, अनंत पर बनता है, दर्पण के सामने बनता है। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक कामा उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने
फिर कामा देकर लिखेंगे अनंत पर बनता है। कहां पर बनता है? अनंत पर बनता है। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, और कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। सारी चीजों को हमने यहाँ पर समझा दिया है आपको, ठीक है। चलिए इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर इरेज, और बढ़ जाते हैं अपने लास्ट वाले कंडीशन पर, कंडीशन नंबर छठवां, ठीक है। तो चलिए कंडीशन नंबर छठवां देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग छठवां कंडीशन देखेंगे। अब देखिए वस्तु को हम लोग मुख्य फोकस तक ला चुके हैं, तो बचा क्या हमारे पास? मुख्य फोकस और ध्रुव, ठीक है। क्या बचा हमारे पास? मुख्य फोकस और ध्रुव। तो अब हम लोग वस्तु को वहीं पर रखने वाले हैं, मुख्य फोकस और ध्रुव पर। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, इसको ऐसे मिला देते हैं, तो ये हो गया आपका ध्रुव। ये मान लेते हैं आपका मुख्य फोकस, और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। अब देखिए हमने सबसे पहले वस्तु को अनंत पर रखा था, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच लाया, फिर वक्रता केंद्र पर लाया, फिर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच लाया, फिर फोकस पर लाया। अब हम लोग मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को ला रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन नंबर छठवां, जब वस्तु को ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तब, ठीक है। यानी जब वस्तु को कहाँ किया जाता है? जब वस्तु को ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तब। तब क्या होता है? तो देखिए हम लोग वस्तु को रखने वाले हैं ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, यानी यहाँ पर। अब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जब जाएगा तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य फोकस से ऐसे होकर चला जाएगा। एक प्रकाश किरण को हम लोग वक्रता केंद्र से ऐसे गुजारेंगे, ठीक है। वक्रता केंद्र से होकर हम लोग क्या करेंगे? इसको इस तरीके से गुजारेंगे। जब गुजारेंगे तो ये प्रकाश किरण दर्पण से टकराएगा और टकराकर वापस लौटेगा। जब ये प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर वापस लौटेगा तो देखा जाता है कि ये जो मुख्य फोकस से होकर जा रही प्रकाश किरण है या आ रही प्रकाश किरण है, और ये जो लौटती हुई वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण है, ये एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। तो आप जानते हो जब ये एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी तो प्रकाश किरणें कहीं मिलेंगी नहीं। जब मिलेंगे नहीं तो इसको ऐसे पीछे डॉट डॉट करके मिलाया गया, ऐसे पीछे इसको ऐसे बढ़ा दिया गया, इसको भी क्या किया गया? ऐसे पीछे बढ़ाया गया। जब बढ़ाया गया तो देखा गया कि ये पीछे जाकर आभासी रूप से एक दूसरे से मिल रही हैं, वास्तविक रूप में नहीं मिल रही। वास्तविक रूप में तो ये एक दूसरे के समांतर हो जा रही हैं, लेकिन आभासी रूप से ये एक दूसरे से मिल रही हैं। और जब ये आभासी रूप से एक दूसरे से मिल रही हैं तो कहाँ मिल रही हैं? दर्पण के पीछे मिल रही हैं। तो इसको जहां ये मिल रही हैं यहां एक ऐसे मुख्य अक्ष से सीधी रेखा खींच देते हैं। तो ये हमारा रहा वस्तु, ये हमारा वस्तु रहा जिसका नाम हमने ए बी रखा। ये हमारा प्रतिबिंब रहा जिसका नाम हमने ए डैश और बी डैश रखा, ठीक है। अब चित्र के माध्यम से पूरा का पूरा प्रतिबिंब की स्थिति को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है कि जब वस्तु को आप ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने न बनकर दर्पण के पीछे बनता है। कारण हमने आपको बताया कि जब ये दर्पण से परावर्तन होता है इनका, तो ये जो प्रकाश किरणें हैं दर्पण के सामने
ये एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। तो जब समांतर हो जाएगा तो ये कटबे नहीं करेगा, जब ये काटेगा ही नहीं तो वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो ये एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे वास्तविक तौर से नहीं, आभासी तौर से। और जब ये आभासी तौर से काटती हैं तो इनका प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। तो वही है कि अगर वस्तु को आप ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखते हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। देखिए यहाँ पर वस्तु ए बी है और इसका सीधा प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश और बी डैश। तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी होता है। बात समझ में आई? और वस्तु से बड़ा होता है। तो अगर आप ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखी वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं तो आप जब इसके प्रतिबिंब की स्थिति बताओगे तो एक शब्दों में क्या बताओगे? वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। बात समझ में आई? तो यहां पर वही लिख देते हैं हम लोग। यहां पर लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति क्या बताएंगे आप? लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा कामा देकर आभासी तथा सीधा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। बात समझ में आई? तो हमने सारा चीज यहां पर लिख दिया कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वो होता है दर्पण के पीछे बनता है, मतलब सामने नहीं बनता, दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो ये हमारा था छठवां कंडीशन, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हमने यहाँ पर 6 कंडीशन आपको समझा दिया एकदम बेहतरीन तरीके से, चित्र के साथ भी और लिख कर भी। अब थोड़ा सा आपको ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक का मतलब ये है कि देखिए, थोड़ा सा गौर करिए। यहां पर मान लेते हैं अनंत, यहां पर हम क्या मानेंगे? अनंत। ठीक है, अनंत मानेंगे और यहां पर मानेंगे अनंत तथा वक्रता केंद्र। अनंत तथा सी लिख देते हैं। सी से आप समझ जाइएगा कि वक्रता केंद्र की बात हो रही है। इसको मिटाकर बढ़िया से यहां पर सी लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर अनंत के बाद यहाँ पे लिखते हैं यफ और यहाँ पर लिखते हैं सी तथा यफ और यहाँ पर लिखते हैं सी। ठीक है, अब आप देखिए, जब आप इसको थोड़ा सा उलट भी देंगे हम लोग, यहाँ पर ये ऐसे, इसको भी ऐसे, ठीक है, इसको भी ऐसे कर देंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर आपने ये 3 पोजीशन समझ लिया तो आप पूरा का पूरा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझ जाओगे। कैसे? ध्यान से समझिएगा। अगर आप वस्तु को अनंत पर रखते हो तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस पर, और अगर आप इसका उल्टा कर देते हो, उल्टा मतलब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हो, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर और मुख्य फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। बात समझ में आई? दूसरा क्या है? अगर आप किसी वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखते हो, यानी अनंत का नहीं, तथा होना चाहिए यहां पर, अनंत तथा, अगर आप वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखते हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। अगर आप जस्ट इसका उल्टा कर दो, यानी अब वस्तु को आप वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखो, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। मतलब इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये। ठीक है, अब आ जाते हैं वक्रता केंद्र पर। अगर आप वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखते हो तो वक्रता केंद्र पर ही वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। यानी
वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यानी ये दोनों एक दूसरे को अगर आप उल्टेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो स्थिति में कोई परिवर्तन होगा। बात समझ में आई? तो ये आपका याद करने का सबसे शॉर्टकट ट्रिक होता है। पहला अनंत, अनंत का तो यफ, यफ का अनंत। दूसरा अनंत तथा सी के मध्य रखेंगे तो सी तथा यफ के बीच बनेगा, मतलब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। और अगर आपने वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखा है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। और अगर किसी वस्तु को आपने सी पर रखा है, मतलब वक्रता केंद्र पर रखा है, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। एक कंडीशन ऐसा है, छठवां कंडीशन, जब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है, वो भी दर्पण के पीछे। बाकी 5 कंडीशन में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने गोली दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका नियम पढ़ा। 3 नियम थे, तीनों नियम हमने आपको चित्र बनाकर समझा दिया। उसके बाद हमने पढ़ा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें 6 कंडीशन थे, 6 कंडीशन बता दिए, आपको ट्रिक भी बता दिए। ठीक है, अब हम लोग कल की वीडियो में यानी आगे आने वाली जो वीडियो है उसमें सीखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना तथा अवतल दर्पण के उपयोग व उत्तल दर्पण के उपयोग, यानी अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सीखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।